वेलकम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस पेपर नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं पेपर नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 41, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर फील्ड मेजर्स 50 मीटर, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज। तो यहाँ पर क्या दिया है कि डायगोनल दिया है 50 मीटर है और उसका क्या पूछा है, हमें एरिया पूछा है। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड आउट एरिया। सो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता है हमें, साइड इनटू साइड। लेकिन अगर यहाँ पर साइड ही नहीं दी, डायगोनल दिया, तो यहाँ पर एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका एक फॉर्मूला है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप याद रख सकते हो, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर होता है। ठीक है, 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखिए। अगर डायगोनल दिया तो कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, डायगोनल अपना 50 है तो 50 इंटू 50 हो जाएगा 50 स्क्वायर। राइट, कर लीजिए, इसको डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा इधर 25। अब आ जाएगा 25 इंटू दिस 50, 25 5 125 एंड 0 एज इट इज। सो ये आ जाएगा अपना आंसर 1250 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आना चाहिए मीटर स्क्वायर। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट ऑफ 12 kg ऑफ पोटैटोज इज 360 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ पोटैटो। तो 12 kg का 360 है, 8 kg का कितना होगा। चलिए इसको भी सॉल्यूशन, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो ये क्या है, यूनिटरी मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं हम और प्रोपोर्शनल मेथड से भी कर सकते हैं। तो देखिए 12 kg की प्राइस कितनी है, 360। सो 8 kg की मान लीजिए x रुपीज होंगी। ठीक है, प्रोपोर्शनल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं हम इसको। सो मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 12 इंटू एक्स, 8 इंटू 360। सो x इज इक्वल टू 8 इंटू 360 डिवाइडेड बाई दिस 12। सो x इज इक्वल टू 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 0 एज इट इज। सो 8 इंटू 30, x की वैल्यू आ जाएगी 240 रुपीज। ओके, सो ऑप्शन आ जाएगा आपका बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, अ रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट इज 110 मीटर बाय 65 मीटर, इट हैज अ यूनिफॉर्म पाथ ऑफ 2.5 मीटर ऑल अराउंड इट ऑन द इनसाइड है। क्या है, ये ग्रासी प्लॉट है जिसकी लेंथ ब्रेथ दी है और उसके इनसाइड क्या है, ग्रासी, वहाँ पर एक पाथ भी है 2.5 मीटर वाला है ना, वो विड्थ वाला। तो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू क्या होगा। सो देख लीजिए, सपोज ये वो अपना ग्रासी प्लॉट है, 110 इसकी क्या है लेंथ है और 65 मीटर इसकी क्या है ब्रेथ है। अंदर से क्या है 2.5 मीटर वाला क्या है पाथ है। ठीक है, 2.5 मीटर वाला अंदर से क्या है पाथ है। ठीक है, इसकी कितनी है, ये चौड़ाई कितनी है, ब्रेथ कितनी है, ये 2.5 मीटर है। ठीक है, दिया है। ओके, सो पहले हम क्या करेंगे, ये जो पूरा जो बाहर वाला जो रेक्टेंगल बन गया है, मतलब पूरा प्लॉट, उसका एरिया निकालेंगे। उसके बाद हम जो इनर सेल, अंदर में जो रेक्टेंगल बन गया है छोटा, ये है ना, ये जो अंदर का छोटा रेक्टेंगल बना है, फिर इसका एरिया ढूंढेंगे और फिर दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो पाथ है ना, ये मिल जाएगा। ठीक है, अगर एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, वी विल गेट एरिया ऑफ पाथ। ओके, समझ में आया। अगर बड़े रेक्टेंगल से छोटा माइनस कर दिया तो बचेगा सिर्फ पाथ। चलिए सॉल्यूशन कैसा हुआ देखते हैं फिर। सो एरिया ऑफ large rectangle
यानी कि अपना प्लॉट लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज 110 इंटू 65, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 एज इट इज आ जाएगा, 11 5 55, 5 कैरी और 11 6 66 प्लस 5 इज 71 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया अपना एरिया ऑफ लार्ज स्क्वायर। ये जो बड़ा है इसका एरिया मिल गया। आप छोटे वाला जो स्क्वायर है उसका रेक्टेंगल है उसका एरिया ढूंढेंगे। जो इनर जो है ना अंदर के साइड में छोटा रेक्टेंगल बना है उसका एरिया क्या है वो ढूंढेंगे। लेकिन उसके पहले क्या पता होना चाहिए हमें, उसकी लेंथ और उसकी ब्रेथ पता होनी चाहिए। तो अब ये अंदर है जो इसकी लेंथ भी क्या हो गई, ये घट गई है, यहाँ तक ही बची है, ठीक है। तो कितनी घटी है, कम कितनी हुई है, तो उसको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। सो लेंथ ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, इधर से 2.5 मीटर माइनस और इधर से 2.5, दोनों साइड से 2.5 को माइनस करना पड़ेगा, है ना, दोनों साइड से। तो कितना, 5 माइनस करना पड़ेगा। तो 110 में से 5 अगर चला गया तो 105 मीटर। उसके बाद उसकी ब्रेथ क्या होगी, ब्रेथ ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, उसमें से भी 5, इधर से 2.5 इधर से 2.5 अगर माइनस कर दिया, राइट, दोनों साइड से माइनस करना पड़ेगा। तो मतलब 5 माइनस करना पड़ेगा। तो कितना माइनस हो जाएगा, 5 मतलब 65 माइनस 5 इज 60 बन जाएगा, ठीक है। अब इसका एरिया क्या होगा, सो एरिया विल बी एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल is equal to 105 multiplied by this 60. मल्टीप्लिकेशन करो, 0 एज इट इज, 6 5 30, 3 कैरी और 6 0 0, 3 एज इट इज, 6 1 6, 6300 आ जाएगा, ठीक है। अब ये था लार्ज रेक्टेंगल का एरिया, ये आ गया अपना स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया। पाथ का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ विल बी इक्वल टू, बड़े रेक्टेंगल में से छोटे को क्या करना पड़ेगा, माइनस, लार्ज में से स्मॉल को माइनस करना पड़ेगा। सो 7150 माइनस 6300, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 0 माइनस 0 इज 0, अगेन 5 माइनस 0 इज 5, 1 माइनस 3 होता नहीं तो 11 माइनस 3 इज 8, और इधर से कैरी दे दिया, उधर बोरो कर लिया तो 6 हो जाएगा, 6 माइनस 6 इज 0। ओके, सो 850 मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा अपना एरिया ऑफ पाथ, ठीक है। 850 मीटर स्क्वायर, समझ में आया। एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, वी विल गेट एरिया ऑफ दिस पाथ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ 1.2 मीटर ईच साइड required to pave the floor of hall 4.8 meter into 3.6 meter, ठीक है। So how many square shape tiles required? चलिए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सिंगल टाइल, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन सिंगल टाइल। तो क्या करना होगा, एरिया ऑफ फ्लोर के लिए हमें हमारे पास लेंथ और ब्रेथ दी है, 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 3.6 डिवाइडेड बाय, अब एरिया ऑफ सिंगल टाइल, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या दिया है 1.2, तो डायरेक्टली 1.2 नहीं आएगा, ये क्या है स्क्वायर शेप है, इसलिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया। 1.2 2 बार क्यों लिया है, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। यहाँ पर हमारे पास साइड दी थी, साइड इंटू साइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर
कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पर एक डिजिट है डेसिमल के बाद, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, मतलब इक्वल डिजिट से डेसिमल पॉइंट के बाद। तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हो 48 आप इंटू 36 और 12 इंटू 12, डायरेक्टली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। बस कर दीजिए डिवीजन, 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, मतलब 4 इंटू 3 आ जाएगा, दैट इज 12। ओके, सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका, 12 टाइल्स रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 100 मीटर लॉन्ग एंड 60 मीटर वाइड, देयर इज अ पाथ 2 मीटर वाइड आउटसाइड द पार्क, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। अच्छा, यहाँ पर फिर से एक बार सेम क्वेश्चन आया है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है कि आउटसाइड है ना, रिपीट। चलिए, 100 मीटर लॉन्ग 60 मीटर वाइड पार्क है, 2 मीटर विड्थ वाला क्या है, पाथ है उसके आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड ऑफ द पार्क। चलिए सेम पहले जो किया वही, सपोज दिस इज द पार्क 100 मीटर, दिस 60 मीटर, ओके, और इसके क्या है, आउटसाइड है। अब यहाँ पर थोड़ा सा केयर करो कि आउटसाइड 2 मीटर है ना, तो मैं यहाँ पर आउटसाइड यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया अपना पाथ। ठीक है, ये हो गया अपना पाथ, आउटसाइड है। तो ये अंदर का जो पार्क है, राइट, ये हो गया अपना पार्क। ठीक है, और आउटसाइड में पाथ बना है। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे बढ़ जाएंगी। पहले क्या हुआ, इनसाइड था तो कम हुआ था, लेकिन अभी आउटसाइड है तो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो कितना इंक्रीज होगा, देखिए ये ऑलरेडी 100 मीटर थी, ये कितनी थी, 100 मीटर। अब इसको और दोनों साइड में 2 मीटर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कितना इंक्रीज होगा, 2 मीटर हियर एंड 2 मीटर हियर, सो टोटल 4 मीटर इंक्रीज होगा। वैसा ही ब्रेथ में भी क्या होगा, ऊपर के साइड में 2 मीटर इंक्रीज होगा और यहाँ पर फिर से 2 मीटर मतलब उधर भी 4 मीटर का क्या होगा, यहाँ पर हमें इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, फिर से एरिया ऑफ, आप देखिए एरिया ऑफ जो आउटसाइड है, टोटल रेक्टेंगल जो बना है, ये रेक्टेंगल जो बना है आउटसाइड का, इसका हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सो एरिया ऑफ, सॉरी पहले क्या करेंगे हम, लेंथ ऑफ बिग रेक्टेंगल, इसकी पहले लेंथ हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ऑलरेडी लेंथ कितनी थी, पहले 100 थी, अब 4 मीटर इंक्रीज हुआ है तो 104 बन गया। ठीक है, और उसकी ब्रेथ कितनी होगी, उसकी ब्रेथ भी बढ़ जाएगी 4 मीटर से, मतलब पहले 60 था 64 बन जाएगा। ठीक है, अब तो एरिया क्या होगा इसका, 104 इंटू 64 मल्टीप्लीकेशन करना होगा। ठीक है, सो कर लीजिए मल्टीप्लीकेशन, 104 मल्टीप्लाइड बाय 64, 4 4 जा 16, 1 कैरी 4 0 0, 1 एज इट इज, 4 1 जा 4 0, 6 4 जा 24 4, 2 कैरी और 6 0 0, 2 एज इट इज, 6 1 जा 6, 6 5 6 6, तो क्या आ गया 6656 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब इसका 100 था और इसकी ब्रेथ 60 थी, तो ये आ जाएगा आपका 0 0 0 6 1 जा 6, 6000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर एरिया ऑफ पाथ ढूंढना है तो क्या करना होगा, फिर से सब्ट्रैक्शन, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करना होगा इसको, मतलब 6656 माइनस 6000। ओके, सो आंसर विल बी 656 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये आ गया आपका बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए
ओके, सो बी आपका करेक्ट हो गया ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज 100 मीटर, पेरीमीटर ऑफ द पार्क इज, चलिए यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ द पार्क हमें ढूंढना है। साइड क्या है 100 मीटर है, तो पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर ऑफ पार्क विल बी, स्क्वायर है तो इसलिए इसको क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पर फॉर्मूला में, साइड इंटू 4 इंटू साइड, क्योंकि क्या दिया है यहाँ पर स्क्वायर शेप है ना, स्क्वायर पार्क है तो उसकी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। चलिए 4 इंटू इसकी साइड है 100 मीटर, सो ऑलरेडी बन जाएगा ये 400 मीटर, लेकिन ना मीटर स्क्वायर नहीं, पेरीमीटर में क्या होता है सिर्फ मीटर। चलिए ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन 47, एन एंगल इज 14 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, देन इट्स मेजर इज, कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की क्या है 14 से ज्यादा है, ठीक है, एक एंगल उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 14 से ज्यादा है, ठीक है। सो सपोज द एंगल इज x डिग्री, ठीक है, x डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 90 माइनस x डिग्री, ठीक है, क्यों, तो सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री, याद रखिए सम क्या होती है उसकी 90 डिग्री होती है, ठीक है, सो दैट्स व्हाई। अब देखिए दोनों की सम होती है 90 डिग्री, अगर एक x है तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस x, लेकिन क्या दिया है, ये जो एंगल है द एंगल इज 14 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये जो एंगल है x ये इससे भी 14 से ज्यादा है, तो लिखेंगे कैसे इसको, x इज इक्वल टू इसका जो x का कॉम्प्लीमेंट प्लस 14, समझ में आया, 14 से ज्यादा है मतलब ये जो एंगल है इसके कॉम्प्लीमेंट से, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया 90 माइनस एक्स, उससे भी 14 ग्रेटर है ना, 14 से ज्यादा है मतलब 14 उसको ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए x इज इक्वल टू 90 और 14 इनकी हो जाएगी एडिशन 104 बन जाएगा और ये माइनस हो जाएगा आपका x, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये x इधर है, ये माइनस x इधर आकर प्लस बन जाएगा और इधर बचेगा 104। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 2x 104, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं वैल्यू x की, x इज इक्वल टू 104 डिवाइडेड बाय 2, ओके। चलिए x इज इक्वल टू क्या होगा 104 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2 5 10 एंड 2 2 4, 52 डिग्री, ठीक है, 52 डिग्री, वो एंगल क्या होगा आपका 52 डिग्री मेजरमेंट का हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट। ये समझ लो पहले कि एक एंगल अगर x डिग्री का है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस x होता है और दोनों की एडिशन क्या आनी चाहिए हमारी 90 डिग्री, ये भी ध्यान में रखो, ठीक है। सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री की होती है 180, ध्यान में रखिए। 48 क्वेश्चन, what is true for 11 and 21 for the of the following, okay, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, what is true for 11 and 21 of the following, तो नीचे दिए गए पर्यायों में से ऑप्शंस में से 11 और 21 के बारे में क्या करेक्ट है, क्या राइट है, क्या ट्रू है। तो चलिए पहला ऑप्शन क्या है, बोथ आर कॉम्पोजिट नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर है क्या, 11 यहाँ पर प्राइम नंबर है, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ओके, दोनों कॉम्पोजिट नंबर नहीं, प्राइम एंड कॉम्पोजिट याद रखिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन है बोथ आर इवन नंबर्स, इवन है क्या, नहीं, दोनों भी ऑड नंबर है, ये 21 एंड 11 ऑड है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, बोथ आर को प्राइम, अब ये समझना पड़ेगा को प्राइम नंबर्स क्या होता है, ठीक है, इसको समझेंगे। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, बोथ आर मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल है क्या, नहीं, 11 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, सो दैट्स व्हाई फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग, बट थर्ड इज करेक्ट है। अभी यहाँ पर सिर्फ समझना है को प्राइम क्या होता है, ठीक है।
को-प्राइम नंबर्स, व्हाट इज एक्चुअली मीनिंग? सो को-प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं कि जिनमें से जिन दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर ऑलवेज 1 और ओके। सो चलिए आप समझते हैं को प्राइम नंबर क्या है। तो को प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर होते हैं जिन नंबर्स का कॉमन फैक्टर केवल एक होता है, मतलब वो भी कौन सा? 1। ओके, सो देखिए यहाँ पर 11, इसके फैक्टर हो जाएंगे 1 एंड 11। 21 देखिए, इसके फैक्टर है 1, 3, 7 और 21। लेकिन कॉमन फैक्टर चेक कर लीजिए, दोनों के कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? उनको डिवाइड करने वाले नंबर। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, लेकिन बाकी कोई भी यहाँ पर हमें कॉमन दिखाई नहीं पड़ता है ना। 11 यहाँ पर हमको नजर नहीं आता है, ठीक है। सो दैट्स वाई ऐसे जो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है उनको बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। सो 11 और 21 के लिए करेक्ट हो जाता है। सो दैट्स वाई ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा आपका? बोथ आर को प्राइम नंबर्स। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स फॉर्म विद द डिजिट्स 7, 2, 4, 8 एंड 0 इज। यूज 1 डिजिट ओनली 1 टाइम। तो डिजिट को क्या करना है? एक बार ही यूज करना है, और यहाँ पर हमें 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है, ठीक है। तो चलिए ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करते टाइम क्या याद ध्यान रखना होता है कि सबसे जो ग्रेटर नंबर है उसको शुरुआत में ले लीजिए। टोटल जो डिजिट दिए है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो 8, 7, 4, 2 एंड 0। ओके, सो ये आ जाएगा आपका ग्रेटेस्ट नंबर। ऑप्शन सी करेक्ट, 8, 7, 4, 2, 0। ओके, next 50. By how much is 3/4 of 144 is greater than 2/3 of 96? कितने से ज्यादा है? कौन? 3/4 of 144 किससे? तो 2/3 of 96 से। तो इसलिए हमें 3/4 भी ढूंढना पड़ेगा 144 का, और 2/3 ढूंढना पड़ेगा 96 का। तो पहले क्या करेंगे हम? 3/4 of 144 क्या आता है वो देखेंगे, ठीक है। तो लिखिए डायरेक्टली 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाइड 144 कर दीजिए। इसका आंसर देखिए क्या आता है? 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 3 ज़ा 12, 2 रिमेन 4 6 ज़ा 24, और 36 इंटू 3, 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 इज 10। सो 108 आ जाएगा। दूसरा 2/3 ऑफ 96, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डायरेक्टली लिखिए 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 96। अब देखिए 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 32 इंटू 2 कर दीजिए, ये आ जाएगा 64, ठीक है। ये आ गया अपना 64। अब क्या बोला है? बाय हाउ मच इज 3/4 ऑफ ग्रेटर, क्या ग्रेटर बड़ा है, कितने से बड़ा है? तो क्या करना होगा? सिंपली डिफरेंस निकालना पड़ेगा। 108 माइनस 64, सो सब्ट्रैक्शन कर लीजिए। 8 माइनस 4 इज 4, यहाँ पर 0 है तो 10 माइनस 6 इज 4, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। 44, ऑप्शन बी करेक्ट है आपका, 44 आ जाएगा, है ना। 51 ऑन सिंप्लीफिकेशन, ब्रैकेट में है 64। Okay, next question 51 on simplification of in bracket 6,41,664 divided by 16 is equal to, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा? मतलब आंसर क्या होगा इसका? पहले वो हमें पूछा है, ठीक है। सो सिंपल डिवीजन है यहाँ पर 6,41,664 डिवाइडेड बाय दिस 16, वी विल गेट 16 से डिवाइड करना है डायरेक्टली। 16 1 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। अब यहाँ पर देखिए 1 को डिवाइड करना है तो डायरेक्टली 16 को नहीं होगा, 1 को अगर डिवाइड करेंगे तो 0 लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पर 16 को 16 1 ज़ा 16, फिर और 6 को 0 से डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर लास्ट में 64 को 4 से, ठीक है। 40, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 40,104।
ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए ऑप्शन बी आ गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। इन फिगर एंगल AOC एंड एंगल BOC फॉर्म ए लीनियर पेयर, देन द वैल्यू ऑफ x इज। यहाँ पर लीनियर पेयर दिया है सिंपली, और इसका हमें ढूंढना है x की वैल्यू। ओके, सो यहाँ पर फिगर को एक बार तुम देख लीजिए। इसका मेजरमेंट है 4x और इसका मेजरमेंट है 2x, ठीक है। चलिए, और लीनियर पेयर एंगल से, तो यहाँ पर इसका यूज करेंगे। पॉइंट क्या है यहाँ पर, तो सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स इज 180 डिग्री होता है, ठीक है, याद रखिए। ओके, अब नेक्स्ट तो क्या करेंगे, 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 4 प्लस 2 इज 6x इज इक्वल टू 180। सो x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाय 6। x इज इक्वल टू 6 3 जा 18, 0 एज इट इज, तो 30 डिग्री, ठीक है। आपका ऑप्शन आ जाएगा डी करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पर बस याद इतना ही रखना है कि सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53। डेसिमल ऑफ 3/4 प्लस 4/5 प्लस 8/25 इज इक्वल टू, तो डेसिमल फॉर्म इसका हमें ढूंढना है। तो 3/4 प्लस 4/5 प्लस 8/25, ठीक है। अब इसको अलग अलग तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं क्या मेथड यूज करूंगा, सबका डिनोमिनेटर 100 बना लूंगा। क्या बना लूंगा, 100। आप डायरेक्टली डिवीजन करके भी कर सकते हो, बट सिंपल वही लगता है मुझे, तो उसके लिए उसी तरीके से सॉल्व करूंगा। देखिए, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया 4 से तो 100 बन जाता है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 20 से तो 100 बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 25 से तो 100 बन जाएगा। आप देखिए, ऊपर 25 से, 20 से और इधर 4 से, ठीक है। सो 325 जा 75 प्लस 420 जा 80 प्लस 32 और डिवाइडेड बाय सबका डिनोमिनेटर बन गया है 100। ओके, सो समझ में आया, सबका डिनोमिनेटर क्या कर लिया 100। ऊपर भी जहाँ पर इसको 25 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई किया, 20 से मल्टीप्लाई किया, 20 से किया, 4 से किया, 4 से किया, ठीक है। सो यहाँ पर 75, 80, 32 की एडिशन करनी पड़ेगी। सो 2 प्लस 0 0, 0 प्लस 5 इज 7, 3 प्लस 8 इज 11, 11 प्लस 7 इज 18 डिवाइडेड बाय दिस 100। सो आपको पता है 100 से अगर डिवाइड किया तो 2 डिजिट क्या होगा, डेसिमल पॉइंट लेफ्ट को चला जाएगा, ठीक है। 1.87 आ जाएगा आपका आंसर। सो 1.870, ठीक है। यहाँ पर आगे 0 भी लिखा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो ये थी एक मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54। इफ 3.65 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इज इक्वल टू 1.825, देन फाइंड वैल्यू ऑफ 365 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। सो मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल है। 365 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, ठीक है। सो इसको मल्टीप्लिकेशन कर भी सकते हो, 365 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। 0 को थोड़ा सा भूल जाओ, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सिर्फ। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 6 जा 30, 32 हो जाएगा 2, फिर 3, 5 3 जा 15 प्लस 3 इज 18, और एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पर दे दीजिए, ठीक है। 182.50, ठीक है। सो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। इन ट्रायंगल ABC, ओके, क्वेश्चन नंबर 55। इन एन ट्रायंगल ABC, AB is equal to 11, BC is equal to 60 centimeter and AC is equal to 61. So what type of triangle ABC is? तो यहाँ पर देखिए कौन सा टाइप है, इसके लिए सिंपल याद रखना है आपको। पाइथागोरस का थ्योरम है, उसमें क्या कहता है कि स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड
इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, है ना। ओके स्टूडेंट, तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 3 साइड दिए उनकी लेंथ और पूछा है व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज, तो क्या होगा यहाँ पर हमें राइट एंगल ट्राइंगल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सो उसके लिए हमें बस यहाँ पर वेरीफाई करना पड़ेगा। सो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, इन राइट एंगल ट्राइंगल hypotenuse square is equal to base square plus height square, ठीक है। पाइथागोरस का थ्योरम है। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस मतलब जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है 61 स्क्वायर, और जो बेस है हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे 11, और जो हाइट है ओके और यहाँ पर बेस 60 प्लस हाइट 11 स्क्वायर, ठीक है। 61 का स्क्वायर हमें करना पड़ेगा। तो 61 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, 60 का स्क्वायर कर लीजिए, 60 का स्क्वायर 3600, और उसके बाद 70 का स्क्वायर क्या आता है, चलिए ओके। सो 60 का स्क्वायर क्या होगा, 61 इंटू 61, 61 1 जा 61, 1 6 कैरी ओवर, ओके। 61 से 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 1 जा 6, और यहाँ पर 6 6 जा 36, तो 366 प्लस 6 पर 372, ओके। सो 37, चलिए 3721 आ जाएगा इसका स्क्वायर। 60 का स्क्वायर आता है 3600 प्लस 11 का आता है 121। अब देखिए 3721 इज इक्वल टू, यहाँ पर इसकी एडिशन फिर से सेम आ जाती है ना। तो अगर ये इक्वल है तो इसको क्या बोलते हैं हम, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल इक्वल आ गए दोनों तरफ की साइड, तो मतलब ये हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्राइंगल। The difference of 10 place and unit place of sum of first 5 multiple of 6 is equal to, चलिए यहाँ पर क्या दिया है कि फर्स्ट 5 multiple of 6 और उनकी सम करना है, और उसमें 10 प्लेस एंड यूनिट प्लेस का डिफरेंस क्या है वो पूछा है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 5 मल्टीपल कौन से है उसके वो लिखेंगे। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6 ये हो जाएंगे 6 12 18 24 30, ठीक है। अब इनकी करनी है सम, तो सम 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 30, ओके। सम क्या आ जाएगी, 6 प्लस 12 18, 18 प्लस 18 30, 36, 36 प्लस 24 इज 60, 60 प्लस 30 इज 90। सम क्या आ गई उसकी, 90 आ गई। अब इसमें यूनिट 10 प्लेस डिजिट कौन है, 9 है, और यूनिट प्लेस पे कौन है, 0 है। तो डिफरेंस क्या होगा, 9 माइनस 0 9, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 9, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 1277 एंड 1368 टू गिव रिमाइंडर 3 इन ईच केस। क्या है, ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है जो इन दोनों नंबर को अगर डिवाइड करेगा तो 3 क्या होगा, यहाँ पर रिमाइंडर होगा दोनों भी केस में, ठीक है। मतलब इसको डिवाइड किया तो 3 रिमाइंडर, इसको भी डिवाइड किया तो क्या होना चाहिए, 3 रिमाइंडर। चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। अगर हमने यहाँ पर दोनों नंबर में से 3 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो भी नंबर आएंगे वो क्या होंगे, कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। समझ में आता है, 3 क्या है, एक्स्ट्रा है, रिमाइंडर बचता है। तो अगर इसमें से 3 और इसमें से 3 माइनस कर दिया तो जो नंबर मिलेंगे वो क्या होंगे, कंप्लीटली डिविजिबल होंगे, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले वी
we will subtract 3 from each number, ठीक है, to get ओके। सो इससे क्या होगा, कंप्लीट डिवीजन होगा, ऐसे नंबर हमें मिलेंगे। सो 1277 माइनस 3 इट विल बी 1274 और 1368 माइनस 3 1365, ठीक है। अब ये जो नंबर है कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है, ये क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है, वो कोई भी नंबर हो उससे क्या होंगे, कंप्लीटली डिविजिबल। तो नाउ वी विल फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब HCF ऑफ 1274 एंड 1365, दोनों का क्या करेंगे हम, HCF फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों नंबर का क्या करेंगे हम, HCF फाइंड आउट करेंगे। तो 1274 और 1365 दोनों नंबर कौन से ऐसे नंबर से डिविजिबल है, पहले नंबर डिविजिबल होंगे 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से भी नहीं है। 7 देखिए, 7 1 जा 7, 5 रिमेन, 7 8 जा 56, 1 रिमेन, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 6 रिमेन, 7 9 जा 63, 3 रिमेन, 7 5 जा 35। अब ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है। अभी देखिए नेक्स्ट 11 से, 11 1 जा नहीं होता है ना, 13 से ट्राई करते हैं। 13 1 जा 13, 5 रिमेन, 13 4 जा 54 और इधर 13 1 जा 13 और यहाँ पर बचेगा देखिए 13 के बाद 6, तो 13 5 जा 65, 14 और 15 बचा है, तो अब यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा। 7 इंटू 13 91, कौन से नंबर से डिविजिबल है कंप्लीटली, 91 से, ठीक है। सो यहाँ पर पहले हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया 3, फिर उसके बाद ये 2 नंबर मिले, उसका हमने ढूंढा यहाँ पर HCF। आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है, 91 से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 58 क्वेश्चन। द नंबर ऑफ स्काउट्स इन अ स्कूल इज डिपिक्टेड बाय द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ। यहाँ पर क्या है, एक स्कूल में स्काउट्स मतलब okay, so next question, 58 number question. The number of scouts in a school is depicted by the following pictograph. What is the total number of scouts in a classes 6th to 8th, है ना, छठी क्लास से लेकर 10th तक कितने स्काउट्स है पूरे स्कूल में। सो यहाँ पर स्काउट्स मतलब क्या होते हैं, जो एनसीसी में जो स्टूडेंट होते हैं स्काउट्स होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एक पिक्चर दिखाता है 10 स्काउट्स, ठीक है, तो टोटल कितने काउंट करने हैं। तो यहाँ पर 6 में कितने देखिए 1 2 3 4, 7th में 1 2, है ना, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितने 16। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ स्काउट्स इन स्कूल 16। पिक्टोग्राफ में कितने दिखाए, 16 क्या है, पिक्चर दिखाए टोटल, और 1 पिक्चर मीन्स 10, सो 160 कितना आ जाएगा 160। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कैसा काउंट किया है कि 1 पिक्चर दिखाता है 10 स्काउट्स और टोटल पिक्चर है अपने पास 16, तो 16 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 24 प्लस इन ब्रैकेट 6 माइनस कर्ली ब्रैकेट 5 माइनस 2 मल्टीप्लाइड मतलब सिंपल ब्रैकेट 4 माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज। तो इस सिंप्लीफिकेशन का फाइनल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 24 प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन 59, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 24 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 6 माइनस कर्ली ब्रैकेट 5 माइनस 2 इन ब्रैकेट 4 माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर ब्रैकेट का ध्यान रखिए और अपना जो रूल है बॉडमस रूल उसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो अपना क्वेश्चन है वो लिख लेंगे
ओके, सो ये अपना क्वेश्चन है। अब अपना रूल क्या कहता है, सबसे जो अंदर जो इनर जो क्या होता है ब्रैकेट होता है उसको पहले सॉल्व करेंगे, सबसे जो इनसाइड है मतलब ये, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन वैसा ही लिख लो और इसका आंसर देखिए क्या आ जाएगा, 4 - 3 is 1, लेकिन यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं था तो मल्टीप्लीकेशन होता है, क्या होता है मल्टीप्लीकेशन। अब एक ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद फिर से एक बार 24 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट में 6 और इस ब्रैकेट में देखिए क्या होगा, 5 - 2 × 1 मीन्स 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर आओ 24 प्लस ब्रैकेट में 6 और इसको सॉल्व कर दिया, 5 - 2 is 3 ब्रैकेट सॉल्व। उसके बाद 24 प्लस चलिए 24 प्लस 6 - 3 is 3, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 27। ओके, डी करेक्ट। ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इज 10 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी इट्स एरिया। चलिए यहाँ पर एक नया पार्ट है सिलेबस में, हेक्सागोन पेंटागोन नया पार्ट है यहाँ पर, उसके एरिया और पेरीमीटर हमें पूछे जा सकते हैं। तो हेक्सागोन क्या होता है पहले समझ लेंगे, रेगुलर हेक्सागोन क्या होता है। रेगुलर हेक्सागोन, all the sides are equal and all the angles are all 6 sides, कितने sides होती है, are equal in length, ठीक है, इक्वल होती है ना, ऐसा दिखता है कुछ रेगुलर हेक्सागोन आपको, ठीक है। सो सभी साइड्स क्या होती है उसकी इक्वल, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो इसका जो एरिया है उसका एरिया का एक फॉर्मूला है, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इज इक्वल टू 3√3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है। ओके, याद रखिए क्या फॉर्मूला है, 3√3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइड स्क्वायर, तो यही फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज करना है, 3√3 डिवाइडेड बाय 2 और साइड कितनी है उसकी 10, सो 10 मल्टीप्लाइड बाय दिस 10। ओके, चलिए 2 5 are 10, सो ये आ जाएगा 3√3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 10। चलिए नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 5 10 जा 50, 53 जा 150 और √3। ओके, और ये क्या है एरिया है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए तो ये था अपना पेपर नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन। ओके, थैंक यू। यस, वेलकम टू मिशन नवोदय एकेडमी। मिशन नवोदय एकेडमी में आपका सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का पहला पैसेज हम स्टार्ट करते हैं। We are tempted to assume that, tempted यानी क्या, आदी हो जाना, और हम अज्यूम करते हैं, निर्धारित करते हैं कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ये जो तांत्रिक प्रगति है, इज अ रियल प्रोग्रेस, और ये सही प्रगति है ऐसा हम मानते हैं, एंड दैट मटेरियल सक्सेस इज द क्राइटेरियन ऑफ सिविलाइजेशन, और ये जो मटेरियल सक्सेस है, ये भौतिक जो प्रगति है, इज द क्राइटेरियन ऑफ सिविलाइजेशन, ये हमारे संस्कृति की क्या है, क्राइटेरिया है, मापदंड है सक्सेस के। इफ द ईस्टर्न पीपल, ये जो ईस्टर्न पीपल है, ओके, पीपल जो लोग हैं, फैसिनेटेड बाय मशीन, वो क्या हो गए, फैसिनेट हो गए, आदी हो गए हैं, ओके, किससे, मशीन से। ये जो भी मशीन है उनके वो आदी हो गए, उनके सिवा उनको होता नहीं। एंड टेक्निक्स एंड यूज देम, ये जो
तंत्र है और उसका जो यूज है उसके वो आदी हो गए हैं। द वेस्टर्न नेशन डू टू बिल्ड ह्यूज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो वेस्टर्न नेशन है, ओके, जो राष्ट्र है, बिल्ड ह्यूज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था तैयार की है जो इंडस्ट्रियल है, ओके, कारखानदारों की वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। अ लार्ज मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, और उन्हें सैनिकी एक स्थापना की है, सैनिकों की भी स्थापना की है। दे विल गेट इन्वॉल्व इन पावर पॉलिटिक्स एंड ड्रिफ्ट इनटू डेंजर, और उन्होंने क्या कर, दे विल गेट इन्वॉल्व इन पावर पॉलिटिक्स, ये जो पूरी पावर है उन्होंने पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर दी है, उनमें वो गए हैं। इनटू डेंजर, ड्रिफ्ट इनटू द डेंजर पॉलिटिक्स एंड ड्रिफ्ट इनटू डेंजर ऑफ डेथ, और मृत्यु के खाई में उन्होंने लोगों को ढकेल दिया है। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन ब्रिंग्स ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, ओके, ये जो साइंटिफिक है, ये जो वैज्ञानिक और ये जो टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन है, ये जो संस्कृति है, जो सभ्यता है तंत्र की और विज्ञान की, ब्रिंग्स ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, उससे बहुत सारी संधियां मिली है। ग्रेट रिवॉर्ड, उससे बहुत हमें फायदा मिला है। बट ऑल्सो ग्रेट रिस्क एंड टेम्पटेशन, उसका परिणाम क्या है, बहुत सारा रिस्क है, उसका जोखिम है, और उसके हम टेम्पटेड हो गए, टेम्पटेशन यानी क्या, उसके हम आदी हो गए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर नाइदर गुड और नॉर बैड, अब ये जो साइंस है, ये जो विज्ञान है और ये जो टेक्नोलॉजी तंत्रज्ञान है, ये अच्छे भी नहीं है और बुरे भी नहीं है। दे आर नॉट बी टाबूड, उनको हम टाबूड यानी क्या, उनको हम उनका निषेध नहीं करते हैं। बट टेम एंड असाइन देयर प्रॉपर प्लेस, हमको उसमें उसको क्या करना है, टेम एंड प्रॉपर एंड टेम एंड असाइन देयर प्रॉपर प्लेस, उनको हमें सही जगह पर ही उपयोग करना है। दे बिकम अ डेंजरस, वो डेंजर खतरनाक हो सकते हैं। ओनली इफ दे बिकम आइडल्स, अगर हमारे वो आदर्श बन जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये पैसेज खत्म हो जाता है। इसके हम क्वेश्चन देखते हैं। यस, क्या है पहला क्वेश्चन, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर पीपल थिंक दैट रियल, यहाँ पे टीएल हो गया है तो यहाँ पे आर होना चाहिए, रियल progress lies material success and technological growth, worshipping idols and having a faith in them, having a large industries and political power, taking risks and facing temptation. तो according to the author people think, लोग क्या सोचते हैं, material success and technology growth, इसके बारे में सोचते हैं। ओके, तो इसका सही आंसर है ए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। From the passage, one gathers that Eastern people must appreciate scientific achievement, build huge industrial organization, avoid being controlled by machines and techniques of industrial production, be fascinated by machines. So from the passage, one gathers that Eastern people must, okay, तो उन्होंने क्या करना चाहिए, okay, तो avoid being controlled and techniques of the industrial production, तो इसका सही आंसर होगा सी। अब देखते हैं नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू ऑथर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शुड बी tabooed and eliminated from life, use in control and careful manner, encourage and liberally use, made compulsory in education। तो इसका सही आंसर क्या है, यूज इन कंट्रोल एंड केयरफुल मैनर। यस, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। According to the author, science and technology will bring benefits only Western nation, only Eastern countries, nobody, all if they tame properly। अगर हम उसको सही जगह पर यूज करते हैं तो डी। यस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to the author, science and technology are totally harmless, extremely dangerous, to be treated as idols, are useful if they are not worshipped blindly। ओके,
इसका सही आंसर क्या डी। ओके, तो यहाँ पर इस पैसेज के आंसर और क्वेश्चन खत्म हो जाए। तो हम आज का सेकंड पैसेज स्टार्ट करते हैं। We started pitching the highest camp. ओके, स्टार्टेड हमने शुरुआत की थी, पिचिंग यानी कि खड़ा करना, लगाना, द हाईएस्ट कैंप, ये जो कैंप है, जो डेरा है, उसको खड़ा करने का हमने स्टार्ट किया था। दैट हैज ईवर बीन मेड, और जो आज तक बना नहीं था। एवरीथिंग टुक 5 टाइम एज लॉन्ग एज ही टूल्ड। एवरीथिंग, सब कुछ, टुक 5 टाइम्स लॉन्ग, जितना एवरीथिंग टुक, सब कुछ ज्यादा समय लग रहा था। ओके, 5 टाइम्स ज्यादा समय लग रहा था। इट वुड, जितना उसको लगना चाहिए। हैव टेकन इन ए प्लेस वेयर देयर वाज इनफ एयर टू ब्रीथ। टेकन इन अ प्लेस, जहां पर हम ये खड़ा कर रहे थे, देयर वाज इनफ एयर, वहां पर कम ही हवा थी। बट एट लास्ट वी गॉट द टेंट अप, और हमने आखिरकार उस टेंट को खड़ा किया। When we crawl in, जब हम उसमें रेंगते हुए गए, it was not too bad, there was only light wind. It was not too bad, वो इतना भी खराब नहीं था। There was only light wind, वहाँ पर एक हल्की हल्की सी मध्यम सी हवा आ रही थी। And inside it was not too cold, और अंदर इतनी भी ठंड नहीं थी। For us to take off our gloves at night. ओके, तो हम वो जो ग्लोव है उसको टेक ऑफ करें, इतना भी हमारे इतनी भी वहां पर ठंड नहीं थी। नाइट मोस्ट क्लाइंबर टेक ऑफ देयर बूट्स बट प्रीफर टू टेक कीप ऑन हिल। ओके, तो ज्यादातर जो क्लाइंबर है, जो चढ़ाई करने वाले लोग हैं, टेक ऑफ देयर बूट्स, उनके बूट से वो क्या करते, उतार देते हैं। बट प्रीफर टू कीप देम, हमने उसको वैसा ही रखने दिया। ऑन अदर हैंड टुक हिज ऑफ एंड लेड देम नेक्स्ट टू हिज स्लीपिंग बैग। एंड अदर हैंड, और उसी तरह लेड देम नेक्स्ट टू द स्लीपिंग बैग, और हम जो स्लीपिंग बैग से, ओके, उसके सामने ही हम क्या हो गए, सो गए। तो यहाँ पर ये पैसेज खत्म हो जाता है। इसके हम क्वेश्चन देखते हैं। यस नैरेटर ऑफ द स्टोरी इज अ एयरलाइन पायलट, अ माउंटेनर, अ ट्रैवलर, अ टूरिस्ट। तो इसका सही आंसर है ए, अ माउंटेनर। यस, नेक्स्ट, in this passage we refer to author and his friend, author and his friend, author and his wife. ओके, सो हम इसका आंसर डी कह सकते हैं कि हमें पता नहीं कि पैसेज में कौन है ऑथर के साथ। यस, they crawl into the tent because they must have been too tired to work. The entrance to the tent must have been low. They had heavy loads on their back. They wanted to hide from the enemies. तो इसका सही आंसर है entrance of the tent must have been low. Yes. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। They took a long time to finish the work because they were very tired. It was very cold. There was not enough air to breathe. It was very dark. तो इसका सही आंसर है सी, there was not enough air to breathe. Yes, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When they crawled into the tent, they took off their clothes because it was not very cold. They could not took off their clothes because it was very cold. They took off their clothes though it was very cold. They did not take off their clothes though it was not too cold. ओके, तो इसका सही आंसर है डी। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन आंसर खत्म। अब देखते हैं हमारा अगला पैसेज।
source of energy upon which industry depends are wasted. ओके, ऑल सोर्सेस, जो भी स्रोत है, सभी जो स्रोत है ऑफ एनर्जी के, अपॉन विच इंडस्ट्री पे, जिस पर ये जो कारखाने हैं निर्भर है, आर वेस्टेड, वो वेस्ट है. ओके, व्हेन दे आर employed and industry is expanding them at continue increasing rate. ओके, ये जो सोर्स है एनर्जी के, वो क्या हो जाते हैं, जिस पर इंडस्ट्री डिपेंड है, जिस पर कारखाने डिपेंड है, वेस्टेड, वो वेस्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं वो सोर्स. दे आर एम्प्लॉयड एंड इंडस्ट्री इज एक्सपांडिंग, और उनको वो क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयड कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं. इज एक्सपांडिंग देम कंटिन्यू इंक्रीजिंग रेट, और उनका जो मात्रा है कंटिन्यू नहीं, क्या रफ्तार से इंक्रीजिंग रेट, ज्यादा मात्रा पर उसका उपयोग हो रहा है. ऑलरेडी कोल हैज बीन लार्जली रिप्लेस्ड बाय ऑयल, और जो कोल है, जो कोयला है, जिसकी जगह किसने ली है, अब ऑयल ने ली है. एंड ऑयल बीइंग यूज अप सो फास्ट, और ऑयल का जो उपयोग है वो बहुत ही ज्यादा तौर पर हो रहा है. ईस्ट एंड द वेस्ट अलाइक कंसिडर इट टू बी नेसेसरी, और ये जो ईस्ट है और जो वेस्ट है समान तौर पर कंसिडर, मानते हैं कि इट इज नेसेसरी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. फॉर देयर प्रॉस्पेरिटी, उनके खुशहाली के लिए, उसके समृद्धि के लिए. एंड व्हाट इज ट्रू ऑफ ऑयल इज इक्वली ट्रू ऑफ अदर नेचुरल सोर्सेस. और व्हाट इज द ट्रू ऑफ ऑयल, ऑयल के बारे में क्या सत्य है, इक्वली ट्रू ऑफ द अदर नेचुरल सोर्सेस, और ये क्या है, एक नेचुरल सोर्सेस है. एवरी डे इन फैक्ट मेनी माइल्स ऑफ फॉरेस्ट आर टर्न इनटू न्यूज़पेपर, और एवरी डे, हर दिन, इन फैक्ट मेनी माइल्स ऑफ फॉरेस्ट, कई माइल तक ये जो फॉरेस्ट है, ओके, ये जो जंगल है, टर्न इनटू न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर में तब्दील हो रहे हैं. बट देयर इज नो नोन प्रोसेस बाय विच न्यूज़पेपर कैन बी टर्न इनटू फॉरेस्ट, लेकिन ऐसी कोई भी प्रोसेस नहीं है, ऐसी कोई भी पद्धति नहीं है जिसका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर को फॉरेस्ट में तब्दील कर सकते हैं. यू विल से दैट, आप ये कह सकते हैं, दिस नीड नॉट वरी, इसकी हमें परवाह करने की जरूरत नहीं है. सिंस न्यूज़पेपर विल बी रिप्लेस्ड बाय रेडियो, जब से रेडियो ने पेपर की जगह ली है. बट रेडियो रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन रेडियो को भी चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की आवश्यकता होती है. इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्स पावर, और इलेक्ट्रिसिटी, ये जो बिजली है, इसको भी पावर की जरूरत होती है, शक्ति की जरूरत होती है. एंड पावर रिक्वायर्स रॉ मटेरियल, और जो भी पावर निर्माण होती है उसके लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है. तो हमारा ये पैसेज खत्म हो जाता है. इसके हम क्वेश्चन देखते हैं. Central contention of the passage is that industries should be closed down since they expand all sources of energy. Newspaper should not be allowed to destroy forest, and all of efforts is necessary for the preservation of natural resources that ultimately supply power. Power should be generated in abundance. इसका सही आंसर है C. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. अपोजिट वर्ड ऑफ एक्सपांड इज एक्सप्रेस, कॉन्ट्रैक्ट, स्पेंड, एक्सटेंड. तो इसका सही आंसर है बी, कॉन्ट्रैक्ट. एक्सपांड, कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट देखते हैं. द स्टेटमेंट मेनी माइल्स ऑफ फॉरेस्ट आर टर्न इनटू न्यूज़पेपर means many miles of forest have become dry as a newspaper. Devastation of vast areas of forest is a newsworthy item. Good part of forest has been felled and converted into newsprint. Large number of trees in forest are concentrated into raw material to supply power for the machines that print newspaper. तो इसका सही आंसर है
ओके, तो मेनी माइल्स ऑफ फॉरेस्ट हैव बिकम ड्राई एज अ न्यूज़पेपर, इसका आंसर है ये। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑयल हैज बिकम नेसेसरी फॉर द prosperity of the nation because it is a cheaper than coal, it is a more useful than coal, the east and the west think so, it is now the cheap source of energy। तो इसका सही आंसर क्या है? It is a more useful than coal। According to the passage, the most indispensable item for industrialized society, the radio, raw material, power, electricity। इसका सही आंसर है बी, रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर ये पैसेज और इसके क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाए। तो हम आज का लास्ट का पैसेज स्टार्ट करते हैं। आइजैक न्यूटन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। ये जो आइजैक न्यूटन थे एक बहुत बड़े बहुत महान वैज्ञानिक थे। ही वाज बोर्न इन 1642। उनका जो जन्म था वो 1642 में हुआ था एंड डाइड इन 1727। तो उनका जो मृत्यु हुए 1727 में हुआ था। ही डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उन्होंने खोज की थी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी क्या? जो गुरुत्वाकर्षण है उसका सिद्धांत उन्होंने खोज निकाला था। इट वॉज द फॉलिंग ऑफ एन एप्पल इन द गार्डन। और ये जो एक एप्पल है, एक एप्पल जब गार्डन में गिरा, दैट सेट हिम थिंकिंग, और उनको सोचने में उस विवेश कर दिया। ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड व्हाई द अर्थ वेंट राउंड द सन, और ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड, वो प्रयास कर रहे थे कि ये जो अर्थ है वो सूर्य के भौतिक क्यों फिरती है, ये जो सूर्य होता है उसके आजू बाजू क्यों फिरती है, एंड द मून राउंड द अर्थ। ये जो अर्थ है, ये जो पृथ्वी है, ओके, तो पृथ्वी के आजू बाजू ये जो मून है वो क्यों घूमता है। He asked himself, why does an apple fall to the earth? और उन्होंने खुद को पूछा कि जो एप्पल है वो जमीन पर ही क्यों गिरा। This led him to his discovery, और उनके खोज से यहाँ से ही शुरुआत हो गई। Newton was also found out that white light is made of 7 colors। तो न्यूटन है जिन्होंने ये खोज निकाला था कि जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर की बनाई होती है। We see this color in the rainbow, और रेनबो में, ओके, इसको हम इस कलर को देख सकते हैं। He also made many other discoveries, और अदर जो डिस्कवरीज है और बहुत सारे जो खोज है उन्होंने निकाली थी। न्यूटन was a very learned man, वो बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। बट ही वॉज वेरी हम्बल, और ये बहुत ही कोमल हृदय के अच्छे आदमी थे। शॉर्टली बिफोर हीज डेथ, मृत्यु के कुछ समय पहले ही सेड, उन्होंने कहा था, आई सीम्स टू हैव बीन ओनली लाइक अ बॉय, और मैं एक ऐसा लड़का हूँ, प्लेइंग ऑन अ सी शोर, जो कि वो समंदर के किनारे खेल रहा है। While the great ocean, जबकि ओशन में, इस बहुत बड़े ओशन में, of the truth lay undiscovered, ये जो उसके सत्य है वो जो क्या है, अनखोजे रह गए हैं, before me, मेरे पहले से ही। ओके, तो यहाँ पर ये पैसेज खत्म हो जाता है। इसके हम क्वेश्चन देखते हैं। यस, आइजैक न्यूटन वाज अ ग्रेट डॉक्टर, टीचर, लीडर, साइंटिस्ट। तो इसका सही आंसर है डी, साइंटिस्ट। यस, नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन ही वाज ही बोर्न in 1727, in 1627, in 1642, in 1742। इसका सही आंसर है सी, 1642। Yes. What did set him thinking? Okay.
फॉलिंग ऑफ अ फिग, द फॉलिंग ऑफ एन एप्पल, फॉलिंग ऑफ अ कोकोनट और फॉलिंग ऑफ अ मैन। तो इसका सही आंसर है बी, फॉलिंग ऑफ एन एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कलर डू मेक द व्हाइट लाइट? 5, 10, 3, 7। तो इसका सही आंसर है डी, 7। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ मूव अराउंड द मून, सन, मार्स, स्टार। इसका सही आंसर है बी। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये पैसेज और इसके क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाए।